जय हिंद दोस्तों। CS क्रिकेट में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों के मित्र आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑल फार्मूला ऑल इज वन। ऑल इज वन मैथ का पूरे के पूरे फार्मूला मेन फार्मूला को इसमें कवर किया गया है। इस वीडियो को देखिए, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पूरा देखिए ना तो आपका जो बिहार बोर्ड के एग्जाम देने जाइएगा या किसी बोर्ड के एग्जाम देने जाइएगा तो यहाँ पर आप लोग को जो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है ना, 30 नंबर तो इसी से आ जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और सब्जेक्टिव में भी आप लोग का यह पूरा मदद करेगा। पूरा फार्मूला एनालिसिस कर दिया गया है, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर है। पहला यहाँ देखिएगा, एक चैप्टर का है वास्तविक संख्या का है यहाँ पे। उसके बाद मुख्य टॉपिक है बहुपद है, दूसरा चैप्टर के पोलिनोमियल है, तीसरा चैप्टर का है दो चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। चौथा है यहाँ पे द्विघात समीकरण है। पांचवा यहाँ पे क्या है, समानांतर श्रेणी एपी है। सबके मेन फॉर्मूला कवर किया है। छठा यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है। सातवां में यहाँ पे देखिएगा निर्देशांक ज्यामिति है। उस तरह आठवां चैप्टर में देखिएगा क्या है, त्रिकोणमिति है। नौवां चैप्टर में जाइएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी है। इसका पूरा मुख्य जो इसका थी पार्ट है उसको कवर कर लिया गया है। ब्रीथ है, इसी वीडियो में हम लोग को पूरा मिल जाएगा। ठीक है, 10 चैप्टर। 11 है रचना, 12 है विद्युत संबंधित क्षेत्रफल, 13 आएगा यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सूत्र यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14 मिल जाएगा माध्यमादिका बहुलक सांख्यिकी। और 15 चैप्टर मिल जाएगा हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यहाँ मिल जाएगा। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं दोस्त। एकदम मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे, खूब ध्यान से देखिएगा। एक एक टॉपिक को कवर करने वाला है। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यह रामबाण है, ऐसे उपाय आप लोग को पूरे वीडियो मतलब कि पूरे फॉर्मूला को अपने से पेन डाउन करके लिखे हैं। एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आइए नहीं करेगा। फॉर्मूला इसी में से आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। एक नंबरिया लगभग लगभग सब इसी से बनेगा। समझ में आ रहा है। एक वीडियो में आपका पूरा कवर कर लिया गया है, 15 चैप्टर का पूरा मेन फॉर्मूला कवर कर लिया गया। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, अपने दोस्तों के पास यार शेयर कर दीजिए। 2023 में CSK अकेडमी के मेंबर हैं तो प्लीज मेरे से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। CSK अकेडमी चैनल अपना यूट्यूब चैनल है। 22 में प्यार के लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, और 23 में भी आप ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए, शेयर जरूर कर लीजिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। देखिए पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है ना। तो इसमें मुख्य जो टॉपिक है वह परमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे 1/3, 13/12, ऐसे 13/12 हो जाएगा या 112 हो जाएगा। यहाँ पे 22/7, 2, 3 ये सब क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। और परमेय संख्या को P/Q को Q बराबर 0 नहीं होगा। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अपरमेय संख्या जैसे इरेशनल नंबर, इसको कहते हैं रेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। जैसे देखिए यहाँ पे पाई 0.123 डॉट 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 √5 √2 1/√2 5 √7 5 जोड़ 5 √2, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। ये 4 को संख्या हो गया। वह जो आपके एग्जाम में पूछता है उसी को मैं कवर करने वाला हूँ। 100% यही 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 पे करता है, फिक्स है। चलिए अगर यह नहीं आया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना मैं कॉन्फिडेंट के साथ आपको बता रहा हूँ। प्लीज विश्वास कीजिए और 100% नहीं आएगा। वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए यार, गर्दा मचेगा, पूरा गर्दा मचने वाला है। चलिए दोस्त, अब उसके बाद भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर या कंपाउंड नंबर, जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। 4 है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। जिसका 2 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक। यहाँ 6 है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। 15 है, 3 से 5 से कट जाएगा। 14 है, 2 से 7 से कट जाएगा। और वहाँ पे अगर हम 7 लेते हैं तो 7 नहीं कटेगा ना, यह हो जाएगा अभाज्य। तो भाज्य संख्या एग्जाम में इसे नहीं पूछता है, यौगिक संख्या के नाम से इसको पूछा जाता है।
अभाज्य संख्या या एक रूढ़ संख्या प्राइम नंबर जो अपने अलावा किसी से नहीं कटे। देखिए एक किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ अपने से कटेगा। सहभाज्य संख्या जिसका मौसा एक हो, दो संख्या का मौसा एक हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। लगातार संख्या इसमें शामिल होती है अधिकतर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा जीरो से बड़ा या बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। इससे क्या निकलता है, तो एचसीएफ निकाला जाता है। दो संख्याओं का क्या निकला जाता है दोस्त, एचसीएफ निकाला जाता है। यूक्लिड प्रमेय में पूछा जाता है यूक्लिड प्रमेय से क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ। और यूक्लिड प्रमेय में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अब देखिए यहाँ पे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 16 को लिखे जा सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 के पावर 4 या 2 के घात 4। 18 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे 3 2 दूना 4 2 3 6 3 का 18 2 के पावर 1 3 के पावर 2। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है 16 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घात कितना होगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है दो संख्या ए और बी रहने पर ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एचसीएफ एलसीएम होता है। दो संख्या को एचसीएफ निकालिएगा एलसीएम, तो दोनों गुणनफल और ए और बी के गुणनफल दोनों संख्या बराबर होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं आसानी से, पहली संख्या बराबर हो जाता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा क्या होता है बी, दूसरी संख्या हो जाता है। ये भी क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है। पी बटा क्यू संख्या है, क्यू का गुणनखंड 2n 5m या 2n या 5m के रूप में होता है तो शांत होता है, नहीं तो शांत नहीं होगा। जैसे एक बटा हमने लिख दिया 25, तो नीचे कितना हो जाएगा, एक 5 के पावर 2 हो जाएगा। एक बटा 50 भी लिख दिया तो नीचे कितना हो जाएगा, एक बटा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। तो 2 और 5 के रूप में उसका गुणनखंडन आया हर का, तो वह शांत होगा वरना शांत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है, चलिए उसके बाद हमारा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब उसके बाद दो चैप्टर आ जाएगा हमारे पास। दो चैप्टर में क्या आ जाएगा, बहुपद पोलोनोमियल। इससे भी क्वेश्चन बहुत, इसमें सूत्र क्या देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग को बहुपद में सबसे ज्यादा पढ़ना है द्विघात बहुपद। व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है। यहाँ पे ए का मान 1 2 3 रूट 5 3/2 कुछ भी हो सकता है। ए बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है। और 1 2 3 घात वाले बहुपद रैखिक घात, एक घात वाले रैखिक, दो घात वाले जो होगा द्विघाती, और तीन घात वाले क्या होंगे, त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं। जितना घात उतना ही शून्य होगा। अगर रैखिक बहुपद के एक शून्य, क्योंकि एक घात है, अगर इसका घात 4 है तो इसका शून्य कितना होगा 4, इसका घात 2 है तो इसका शून्य कितना होगा 2। तो जितना बहुपद का घात होगा उतना ही क्या होता है, शून्य होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है रैखिक बहुपद के कितना शून्य होता है, रैखिक बहुपद के एक घात होता है तो एक शून्य होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए बहुत मस्त टॉपिक है, देखिए बहुत मस्त टॉपिक होने वाला है। सिर्फ आप वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, मजा से देखिए, इधर उधर जाइए मत कीजिए, पूरा नंबर मिल जाएगा। विश्वास करके पूरा देखिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख लीजिए, पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। क्योंकि पूरा निचोड़ ला के आए हैं, एक ही जगह आप लोग को पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। ऐसे वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बहुत कम मिलता है। चलिए दोस्त, और यहाँ पे उसके बाद जितना घात उतना शून्य, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए द्विघात समीकरण के लिए होता है। द्विघात समीकरण के लिए 3 गो शून्य के जोड़ माइनस बी बटा ए होता है, और दो शून्य के गुणनफलों का योग सी बटा ए होता है, और तीनों शून्य के गुणा के पर माइनस डी बटा ए होता है इसका फॉर्मूला। ये द्विघात बहुपद में लागू होता है। इसमें भी होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर भाज्य बी बराबर भाजक क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल। और देखिए बहुपद के जो पहचान होता है, चर का घात कितना हो पूर्ण संख्या में हो। देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है बहुपद होगा, x की पावर -3 है पूर्ण संख्या में नहीं ना है। देखिए चर के घात पूर्ण संख्या में हो, तो यहाँ पूर्ण संख्या कितना है, 0 शुरू होता है। तो चर के घात 2 है तो 2 पूर्ण संख्या है, -3 पूर्ण संख्या नहीं है, वह पूर्णांक संख्या है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न संख्या है, और यह तो होगा यह नहीं होगा। बहुपद की पहचान हो गया। ये हमारा इस प्रकार बहुपद कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बोलिए यहाँ तक एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, जल्दी सुपर फास्ट, सुपर फास्ट, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्त यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
3 चैप्टर में। दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। ठीक है, जहाँ a1 यहाँ पे जहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है दोस्त? तो वास्तविक संख्या है। बोलिए कौन संख्या है? तो वास्तविक संख्या है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण को जो विधि होता है उसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से। तो बीजगणितीय विधि में आता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजगुणन विधि। बीजगुणन विधि का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, यह बीजगुणन का फॉर्मूला है, इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। एक्स बटा बी सी में से बी सी घटा लीजिए, वाई बटा सी ए में से सी ए घटा लीजिए और एक बटा ए बी में से बी। और यहाँ पे 12 21 12 21। देखिए, यहाँ पे बी और यहाँ पे C2 है, तो 12 हो गया ना, एक और दो मिलकर 12। फिर यहाँ पे C1 है और C1, तो एक A2 12, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 12, यानी कि 12 21 12 21 12 21 फॉर्मूला होता है, याद हो जाएगा। अब इसको याद रख लीजिएगा ध्यान से, 1 मिनट। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B, इसको कहते हैं संगत या प्रतिच्छेदी या अविरोधी आयेख हल। इसका 4 गो नाम है। देखिए, आप शायद एक नाम जानते होंगे ना, यहाँ पे हमने 4 बता दिया है। और A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1, इसको कहते हैं असंगत, विरोधी, समानांतर, कोई हल नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है, देखिए खूब ध्यान से, यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अनेक हल, संपाती या आश्रित संगत। चलिए, 3 चैप्टर हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 चैप्टर में चलते हैं। देखिए, 4 चैप्टर में जो है व्यापक रूप द्विघात समीकरण कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या। देखिए, क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे लोग का कमेंट भी होता है कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण जो होता है दोनों का व्यापक रूप सेम होता है। नहीं, द्विघात बहु, देखिए यहाँ पे 1 मिनट देख लीजिए, बहुपद, ठीक है, इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देते हैं द्विघात समीकरण। समीकरण में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जिसका मान बराबर 0 लिखा जाए तो वह समीकरण होता है द्विघात समीकरण, और जिसका मान बराबर 0 ना हो, मतलब ना लिखा है, इसका मान 0 के बराबर ना हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुपद। चलिए, ये इसको पहचान समझ लीजिए। अब बहुपद में देखिएगा, द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं और द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। विविकेतर को डिस्क्रिमिनेटर कहा जाता है, जिसको डी से सूचित करते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी के मान 0 हो तो दो समान हल होंगे, डी बड़ा हो 0 से तो दो असमान हल होंगे, और डी छोटा हो तो उसका कोई मूल नहीं होगा, मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं बड़ी द्विघाती सूत्र से। और उसके बाद द्विघाती सूत्र आता है, तो द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, इसको याद रखिएगा। इसको 100% याद रखिएगा, कहीं दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मजा आ जाएगा साहब। चलते हैं हम लोग चलेंगे समानांतर श्रेणी में। चलिए, समानांतर श्रेणी में देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं एपी। इसमें देखिए, संख्या को बढ़ते या घटते या समान रूप से बढ़ते या घटते क्रम को एपी कहते हैं। एपी के व्यापक रूप में क्या क्या होता है देख लीजिएगा खूब ध्यान से। ए को पहला पद कहते हैं, एन को या यल को अंतिम पद कहते हैं, डी को सार्वत्र कहते हैं, एसएन को पदों का योग कहते हैं, और एन को पदों की संख्या कहते हैं। ठीक है, एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इसे बढ़ते चला जाता है। एपी में ए एन या टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला यहाँ हो गया हमारा। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ए प्लस एल। अगर अंतिम पद दिया हो तो ये सूत्र लाएगा, अंतिम पद नहीं दिया हो तो एस एन बराबर एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए हो जाएगा हमारा। उसके बाद दिया है यदि ए बी सी ए पी में हो तो बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। बी और ए सी का
समानांतर माध्य कहलाता है यहाँ पर। यह क्वेश्चन कभी कभी आता है, ए बी सी एपी में हो तो बी का मान कितना होगा, तो ए प्लस सी बाई टू, और इसका मध्य मान भी कहलाता है, समानांतर माध्य भी कहलाता है मध्य का। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज में। 6 चैप्टर है त्रिभुज। देखिए 6 चैप्टर त्रिभुज में दो आकृतियों का आकार समान हो तो समरूप होता है, लेकिन एवं आकार एवं माप दोनों समान हो तो क्या होता है, सर्वांग होगा। सिर्फ आकार समान समान होने से क्या होगा दोस्त, समरूप। जैसे देखिए यह हो गया हमारा समरूप, ठीक है ना, लेकिन यह हो जाएगा दोनों बराबर हो तो यह सर्वांग होगा। दोनों बराबर है, यह समान दिख रहा है, लेकिन यह समान दिख भी रहा है और बराबर भी है, तो यह सर्वांश होता है। सर्वांश मतलब होता है इक्वल, बराबर। समरूप मतलब क्या होता है, समान दिखने वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपका। सभी वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज यह क्या होते हैं, आयत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि बड़ा भी बना दीजिएगा तो आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सर्वांशम कोई जरूर नहीं होंगे कि नहीं होंगे, बराबर होगा सभी अंग, सर्वत्र अंग बराबर हो तो सर्वांशम होगा। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए, यह समरूपता का चिन्ह है, इसको हम त्रिभुज समरूप कर लेंगे, ये एंगल एंगल समरूपता से। और यह सर्वांग समता के चिन्ह है। तो यह देखिए, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, त्रिभुज एबीसी है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी मतलब क्षेत्रफल है, और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग, तो वर्ग इसका वर्ग और इसका वर्ग आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, वर्गों का अनुपात। यह वर्गों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ तक ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। थेल्स पर में क्या होता है कि देखिए, थेल्स पर में के कोई एक त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, यह हमारा त्रिभुज हो गया, इसके एक भुजा मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो बी सी के समानांतर एक भुजा खींचा गया है, तो यह डी और ई बिंदु पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। यह आपस में समानांतर है, तो हई इसका और इसका बराबर, इसका इसका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है, उसे हम थेल्स पर में कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। पाइथागोरस पर में क्या होता है, कर्ण का वर्ग यहाँ पे समकोण त्रिभुज दे देगा इसे, तो कहेगा कर्ण, तो यह 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। कर्ण का वर्ग यानी ए सी स्क्वायर, यहाँ पे मान लीजिए ए दे दे, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, तो यह होता है पाइथागोरस पर में। अब देखिए समरूपता सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं। एंगल एंगल से होता है, देखिए नियम देख लीजिए, एंगल एंगल, एंगल यस एंगल, साइड 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 साइड, साइड एंगल साइड, आर एच एस राइट हाइपोटेनस, कर्ण सम, ई होता है किसके लिए, आर एच एस जो लागू होता है ना, यह लागू होता है समकोण त्रिभुज में। इतने शर्त होते हैं। चलिए 6 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 7 चैप्टर में। देखिए दोस्त, 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। देखिए निर्देशांक ज्योमेट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, खूब ध्यान से देखिएगा। पहले ये जो खड़ा होता है ना, इसको हम कोटि कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। जो बिंडिया है क्षैतिज, इसको हम भुज भी कहते हैं और एक्स अक्ष कहते हैं। एक नंबर ये कंप्लीट कर लीजिए, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि। यह तो एक नंबर अभी कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आगे चलते हैं। पहला चीज ये होता है पहला, तो पहला में होता है दोनों प्लस, मूल बिंदु का निशांक होता है 0 0। दूसरा में होता है एक प्लस एक माइनस, तीसरा चतुर्थांश में होता है दोनों माइनस, और चौथा में पहले प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यह एंटी क्लॉक वाइज ऐसे घूमता है, पहले ए प्लस प्लस होता है, ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे सेम कंडीशन ऐसे ही होता है हमारा। अब हमारा यहाँ देख लेते हैं, इसको समझ लिए ना, अब इसको देखिए, पी एक्स वन वाई वन है यहाँ पे, और क्यू एक्स टू वाई टू है, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। मूल बिंदु से दूरी किसी वस्तु मूल बिंदु से कोई मान लीजिए निर्देशांक है एक्स वाई, तो उसका दूरी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, दो का फॉर्मूला हो गया। बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू के अनुपात एम वन एम टू है, तो विभाजन सूत्र क्या होगा, तो विभाजन सूत्र होता है एम वन एक्स टू जोड़ एम टू एक्स वन बटा एम वन एम टू, ये एक्स के लिए हो गया, वाई के लिए होता है एम वन वाई टू एम टू वाई वन जो बटा एम वन एम टू, यह वाई के लिए, ये हो गया विभाजन सूत्र।
यहाँ तक हम लोग हो गया, विभाजन सूत्र हो गया हमारा, दूरी सूत्र हो गया, चतुर्थांश समझ लिए। अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखिए दो बिंदु है P और Q। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बिंदु दे दिया P और यहाँ पे एक बिंदु दे दिया Q। इसके बीच में हमने दे दिया मान लीजिए O। तो O जो होगा PQ के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु मान लीजिए इसका निर्देशांक दिया है x1 y1, इसका निर्देशांक है, और इसका निर्देशांक है x2 y2। तो हमारा इसके निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 जोड़ x2 बटा 2 कर लेते हैं और y1 जोड़ y2 बटा 2 कर लेते हैं। यह मूल बिंदु का क्या होता है, निर्देशांक होता है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी तरह दिया है x के लिए x1 x2 बटा 2, y के लिए y1 y2 बटा 2। यह हमारा मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया, मूल बिंदु नहीं मध्य बिंदु का। उसके बाद है बिंदु ए, बिंदु ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बटा 2 x1 और इंटू वाई माइनस वाई घटा लीजिए, वाई माइनस x2 वाई माइनस वाई घटा के x3 वाई माइनस वाई घटा लीजिए। देखिए तो लास्ट में यहाँ पे लिख लीजिए x2 करके 23 31 और 12, 1 2 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 तो 12 हो जाएगा। चलिए तो ये भी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया ना दोस्त, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर इसको संरेखी पूछे तो यह त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर 0 कर लेते हैं तो संरेखी हो जाता है। चलिए 7 चैप्टर हमने कवर कर लिया, चलते हैं 8 चैप्टर की तरफ। तो 8 चैप्टर में क्या होता है, देखिए इसमें त्रिभुज बनता है, इसमें कर्ण होता है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको यश से सूचित करते हैं। लंब होता है परपेंडिकुलर, पी से सूचित करते हैं। आधार होता है कि समकोण त्रिभुज में, जिसको बेस कहते हैं, बी से सूचित करते हैं। यहाँ पे देख दर्शा दिया गया है। कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पी। पी के सूत्र होता है एच स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये 3 को सूत्र यहाँ मिल गया हमारा। अब उसके देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए, थीटा के लिए साइन थीटा, साइन जो थीटा है वो साइन से लिया गया, जिसका मतलब होता है पी बटा एच। मतलब पी मतलब क्या होता है, लंब बटा कोण, यानी थीटा के सम्मुख भुजा और क्या होता है कोण। कोसाइन से बना है कोस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बी बटा एच। टेंजेंट से बना है टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है पी बटा बी। कोसेकेंट से बना है कोसेक थीटा, इसका फॉर्मूला एच बटा बी। सेकेंड से बना है सेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है एच बटा बी। और कोटेंजेंट से बना है कोट थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बी बटा बी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मान याद करने के लिए आता है जो जो एग्जाम में पूछा जाता है। साइन 0 का मान 0, 30 के 1/2, 45 के 1/√2, 60 के मान है। और कॉस के इसका उल्टा होता है, कॉस 0 का मान हाई हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। 30 के मान इधर से घटते चले जाइए, साइन के इधर से चलिए, कॉस के सीधे उल्टा चलिए। कॉस 30 के ई हो जाएगा, 45 के सी में ये उतर जाएगा, 60 के ई हो जाएगा, और 90 के यहाँ पे 0 हो गया। और टेन के फिनो क्या होता है, इसको बटा कर देते हैं 0। टेन का यहाँ पे पूरा मान दिया है, आप मान देख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए। यह फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन है, टेन 90 डिग्री माइनस कोट है, कोट 90 डिग्री टेन है, सेक 90 डिग्री कोसेक का, कोसेक 90 डिग्री का सेक है। ये हो गया। फिर हमारा फॉर्मूला देता है यहाँ पे साइन ए इंटू कौशिक थीटा, साइन ए इंटू कौशिक ए या थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा, कौशिक थीटा 1 बराबर साइन थीटा। यहाँ पे देखिए यह कौशिक गुना में है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। सेक इंटू कौशिक इंटू सेक बराबर 1। तो सेक बराबर क्या होता है, 1 बटा कौस, और कौस बराबर 1 बटा सेक। टेन इंटू कॉट बराबर 1, तो टेन बराबर 1 बटा कॉट, और कॉट बराबर 1 बटा टेन। ये हो गया। उसके बाद स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस ए बराबर 1 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर, इसको याद रखिएगा, एक नंबर में कभी कोई पूछ देता है। फॉर्मूला तो ये है, सब एक नंबर में पूछ देता है इसमें फॉर्मूला। और त्रिकोणमिति से तो 17-20 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें से आप 7-8 को तो खाली एक नंबर ये रहेगा इसी में से, फॉर्मूला में से। चलिए इस प्रकार हमारा ये भी फॉर्मूला हो गया कॉसेक का, कॉट का। फिर इसमें सेक के देख लीजिए और टेन के देख लीजिए।
फिर स्पेशल कुछ फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा कॉस के इसका टेन, और इसमें हम साइन का भी कॉस का आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। चलिए अब ऊंचाई और दूरी में चलेंगे हम लोग। तो इसमें ऊंचाई और दूरी में देखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस 9 चैप्टर है। देखिए ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है, नीचे से ऊपर देख रहे हो उन्नयन कोण। देखिए ऊपर से नीचे देख रहा है ना, यहाँ वस्तु है और ऊपर से देख रहा है, तो ये कौन कोण बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ पे अवनमन कोण हो जाएगा। तो अवनमन कोण ऐसे भी होता है। और नीचे से ऊपर देख रहा है तो कौन कौन बन रहा है दोस्त, यहाँ पे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। नीचे से ऊपर देखेगा, वस्तु ऊपर है और नीचे से देख रहा है, और इसको जो देखता है तो यह क्षैतिज रेखा हो जाएगा, दिष्ट रेखा हो जाएगा, और यह जो बेड़िया है क्षैतिज रेखा हो जाएगा, जिसपे खंभा टिका रहता है। खंभा टावर के ऊपरी बिंदु को शिखर बिंदु और निचले बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसमें यही बेसिक है, इसमें ज़्यादा बेसिक कुछ है नहीं। उन्नयन कोण अवनमन कोण, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। किसी भी टावर, खंभा या छड़ी के ऊपरी जो शिखर सिरा होता है उसको हम शिखर बिंदु कहते हैं, और निचले को पाद बिंदु कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं वृत्त में। सर्कल, देखिए वृत्त क्या होता है ना, एक रेखा होता है, ये रेखा है। देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ दिया, थोड़ा मोड़ दिया, थोड़ा और मोड़ दिया, थोड़ा और मोड़ दिया, थोड़ा और मोड़ दिया, यहाँ पे वृत्त बन गया। एक धागा को धीरे धीरे मोड़ते चले जाएंगे ना, तो यह क्या हो जाएगा, वृत्त का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा दोस्तों, वृत्त का रूप ले लेगा। यही यहाँ पे हुआ है, समझ रहा, तो वृत्त बन गया है यहाँ पे, खूब ध्यान से देखिएगा क्या बन गया है यहाँ पे, तो वृत्त बन गया है। अब देखिए वृत्त में होता क्या है, परिधि होता है सरकमफेरेंस, त्रिज्या होता है रेडियस, व्यास होता है डायमीटर, जिसको डी से सूचित करते हैं, त्रिज्या को आर से और परिधि को सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद जीवा होता है, स्पर्श रेखा होता है, छेदक रेखा होता है। इस वृत्त में कौन कौन होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक वृत्त पर अन्य का स्पर्श रेखा हो सकता है, यह क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है हर साल, लेकिन सामान्यतः स्पर्श रेखा केवल दो होता है। स्पर्श रेखा एक वृत्त बिंदु पर छेदक को, देखिए स्पर्श रेखा एक बिंदु पर तथा छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदु पर काटता है। वृत्त के स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद इसका सूत्र दिया है कुछ। वृत्त के परिधि 2 पाई आर, वृत्त के क्षेत्र पाई का मान 22/7 3.14 या डिग्री में 180 डिग्री। वृत्त के परिधि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मान होता है d/2 या d बराबर 2r। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद बाह्य बिंदु से वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है वृत्त से। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई वृत्त से क्या होती है, बराबर होती है। अब इसको एक एक करके समझिए, यहाँ पे समझा देते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे यह वृत्त है, तो यह आर और एस छेद दिया है ना, तो आर एस छेदक रेखा यहाँ पे दिया है। और देखिए यह परिधि से परिधि को मिलाने वाला रेखा एक्स वाई क्या है, यहाँ पे जीवा है। ओ हमारा क्या है, केंद्र है। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र परिधि को मिला रहा है तो यह त्रिज्या हो जाएगा। पी क्यू केंद्र से गुजर रहा है और परिधि को परिधि मिला रहा है तो यह व्यास हो जाएगा। एल एम यह क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस डी होता है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा लंबाई बराबर होती है, तो देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा पी ए है और पी बी है, तो पी ए बराबर पी बी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी हम लोग का हो गया, एक वृत्त भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 12 चैप्टर है यहाँ पे। इसमें त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ये सब के क्या करना है हम लोग को देखना है। देखिए तो पहला इसमें है वृत्तखंड क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट के जानते हैं, तो सेगमेंट क्या है, ये दो होते हैं, लघु और दीर्घ। त्रिज्यखंड सेक्टर, लघु और दीर्घ। चतुर्थांश क्वाड्रेंट होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 300 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटा 300 2 पाई आर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 या थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वृत्त के एक चौथाई भाग को चतुर्थांश कहते हैं। जैसे यह हो गया हमारा, देखिए यह हमारा हो गया वृत्त। ठीक है, इसके एक चौथाई भाग, तो एक चौथाई भाग यही ना होगा,
यह भागवा होता है तो यह नवीनीय कोण बनेगा, चतुर्थांश हो जाएगा। उसके बाद वृत्तखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हो गया ना। तो देखिए वृत्तखंड समझ लेते हैं ये है क्या। देखिए वृत्तखंड होता क्या है, त्रिज्यखंड क्या होता है। जब कोई वृत्त में, यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त में एक जीवा प्रतिच्छेद करती है, जीवा मतलब खिंचाता है, तो एक ऊपर भाग बनता है एक नीचे। तो ऊपर वाला को बड़का वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त माने वृत्त और खंड माने टुकड़ा, वृत्त के दो टुकड़ों में बांटना वृत्तखंड कहलाता है। एक छोटा वाला को लघु और बड़ा वाला को दीर्घ, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में। अब उसके बाद त्रिज्यखंड समझ लेते हैं। वृत्त को दो त्रिज्या से बांट देना त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे मैंने इसको वृत्त बनाया, यहाँ पे एक त्रिज्या यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, यह बड़ा बन गया, एक छोटा भाग। तो बड़े वालों को दीर्घ और छोटे वालों को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये जो निचवा यहाँ पे ये कलर किया गया है ये वाला, ये हमारा क्या होता है, वृत्तखंड होता है। तो वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हो गया। वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा खूब ध्यान से दोस्त। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिज्यखंड का, और उसके बाद किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 12 में चलते हैं। 12 नंबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए सबसे पहले अर्धगोला है, घन है तो इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, घनाभ को क्यूबॉइड कहते हैं, बेलन को सिलेंडर कहते हैं, गोला को स्फीयर कहते हैं, अर्धगोला को सेमी स्फीयर कहते हैं, शंकु को कोन कहते हैं, छिन्नक को फ्रेस्टम कहते हैं। यह घन की आकृति है, यह घनाभ का है, यह गोला का है, यह अर्धगोला का है, यह बेलन का है, यह शंकु का है, यह शंकु के छिन्नक होता है। शंकु के छिन्नक गिलास होता है ना, तो बाल्टी होता है, ठीक है ना। अब शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू R1 टू R2। छिन्नक में ऐसे होता है, देखिए ऐसे हमारा छिन्नक होता है। थोड़ा आप लोग को खूब अच्छे समझा देते हैं, यहाँ पे देखिए खूब ध्यान से। ऐसे छिन्नक होता है, यह हो गया हमारा ऐसे, यह हो गया छिन्नक। बाल्टी कहिए या गिलास कहिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह होता है शंकु की छिन्नक। तो इसमें R1 हो जाता है यह, और ऊपर वाला भाग क्या होता है, R2 हो जाता है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो यह होता है शंकु के छिन्नक। अब यहाँ पे बहुत खूब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यह हो गया हमारा छिन्नक का वक्र पाई आर इंटू R1 जोड़ R2। पाई एल, एल होता है तिर्यक ऊंचाई, एल का सूत्र होता है एच स्क्वायर जोड़ R1 जोड़ R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया सूत्र शंकु के छिन्नक का कुल पीछे से बोलते हैं। इसको उतार ही देंगे कुल में, और एक और क्या करेंगे, जोड़ देंगे ऊपरी वाला भाग को, निचली वाला भाग को जोड़ देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। चलिए शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर इंटू R1 R2, ये सूत्र होता है। और पूरे सूत्र को यहाँ पे मैंने क्या किया है, फिर कवर कर लिया। पूरे सूत्र को खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कवर कर लिया गया है। फिगर बना के आप लोग को पूरे सूत्र क्या किया गया है, कवर कर लिया गया है। थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए पहला जो है, चलिए इसमें पहला है घन क्यूबॉइड। तो घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई LBH। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टू क्या होता है, नहीं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पार्श्व 2H इंटू एल प्लस बी। और कुल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। उसके बाद आता है क्यूब, घन, घन का आयतन A क्यूब होता है, भुजा क्यूब। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4A स्क्वायर। अब यहाँ पे खुद ध्यान से देखिए, इसको मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। चलिए मैं आप लोग यहाँ पे जूम कर दिया हूँ, और उसके बाद चलिए हो गया, यह हमारा हो गया घन का 4A स्क्वायर या 2A स्क्वायर, जो कुल पीछे से घन का 6A स्क्वायर होता है, पार्श्व 4A स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ पे आ गया सिलेंडर, सिलेंडर का होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वक्र पीछे से होता है 2 πr h, और कुल पीछे से होता है 2 πr इंटू R प्लस एच। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शंकु आ जाएगा यहाँ पे कोण। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पीछे से पाई आर एल होता है, और कुल पाई आर इंटू R प्लस एल या L प्लस R। उसके बाद
स्फीयर आएगा गोला, गोला के क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वक्र पीछे क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण, इसका वक्र संपूर्ण दोनों सेम होता है। हेमी स्फीयर अर्धगोला, अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका, यह 3 है दोस्त, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, अर्धगोला। यहाँ भी 2/3 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर स्क्वायर, इसका वक्र पीछे से होता है अर्धगोला का, अर्धगोला में वक्र और संपूर्ण दोनों होता है, संपूर्ण क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्षेत्रमिति कंप्लीट हो गया। 14 चैप्टर है सांख्यिकी, माध्यमादिका बहुलक, स्टैटिक्स। इसमें देखिए क्या करना है हम लोगों को, माध्यमादिका बहुलक में क्या करना है, खूब ध्यान से देखिएगा दोस्त। देखिए इसमें पहला है माध्यमादिका बहुलक, माध्य माने मीड, माध्यिका मतलब मीडियन, बहुलक मतलब मोड। माध्य का सूत्र दिया है, आंकड़ा दिया हो तो आंकड़ों को योग बटा आंकड़ों की संख्या, जैसे एबीसी आंकड़ा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्त, आंकड़ों की संख्या कितना है 3 हो जाएगा, एबीसी बटा 3। माध्यिका जो होता है आरोही या अवरोही क्रम में सजा के और बीच वाला संख्या माध्यिका हो जाता है, जैसे 2 हो, 3 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। इसको बढ़ते क्रम से 1 2 3 5 6, तो ये 2 को इधर छोड़ दीजिए, 2 को इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला यही क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगर सम संख्या हो तो दोनों बीच वाला जोड़ के बाटा 2 कर देते हैं, उसका औसत कर देते हैं। बहुलक जो बार बार आए उसे बहुलक कहते हैं, जो बार बार आए उसे बहुलक कहते हैं, जैसे ए बी सी ए डी, ये बार बार आया है तो ये बहुलक हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार ये आ गया है, जो जितने भी ज़्यादा आएगा वही बहुलक होगा। वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल 0 और 10 के बीच, वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30। उच्च सीमा पहले वालों को, निम्न सीमा पहले वालों को कहते हैं, 0 10 में 0 निम्न सीमा है, उच्च सीमा 10 20 में यह उच्च सीमा है, इसमें उच्च सीमा ई है, इसमें निम्न सीमा ई है, यह हो गया हमारा उच्च सीमा निम्न सीमा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। माध्य का सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ 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 एक्स बटा सिग्मा एफ, प्रत्यक्ष विधि। काल्पित माध्य विधि में आता है सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, पग विचलन विधि में आता है सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ आई एच एच अगुण एच, पद विचलन विधि। अब इसको हम क्या कहते हैं, ए को काल्पित माध्य कहते हैं, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, सब सूत्र दिया हुआ है यहाँ पे। एल माध्य का वर्ग लंबाई होता है, एन पदों की संख्या होता है, सी एफ संचयी बारंबारता, यहाँ पे बारंबारता में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए माध्यिका बराबर होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। एल माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, एच मतलब पदों की संख्या है, सी एफ मतलब संचयी बारंबारता, एफ मतलब बारंबारता वर्ग माध्यक वर्ग का बारंबारता, और एच मतलब माध्यिका वर्ग की माप। जैसे माप देखिए कहाँ पे है, इसको माप कहते हैं दोस्त। यह 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 बढ़ रहा है, 10 10 का बढ़ रहा है तो वही एच हो जाएगा माप 10। उसके बाद चलते हैं बहुलक में। बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 जो माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुण एच। तो एल मतलब बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, F1 मतलब बहुलक वर्ग के बारंबारता, F0 मतलब उसके पीछे वाले, और F2 मतलब उसके आगे वाले। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं इसमें, जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रायिकता। तो किसी घटना घटने की संभावना को प्रायिकता कहता है। प्रायिकता मतलब कुछ पी ई से सूचित करते हैं, पी बराबर होता है पी से प्रोबेबिलिटी मैंने प्रायिकता, ई से होता है इवेंट, इवेंट मैंने घटना। पी बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड आएगा और टेल आएगा, तो इसमें कुल कितना हो गया, एगो हेड एगो टेल, दो हो गया तो दो हो गया कुल परिणाम। हेड आने की तो हेड एगो है तो एक बटा अनुकूल परिणाम 1/2, इसका क्या होता है आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एकदम गर्दा गर्दा मचाइए, अरे टेंशन में कहाँ ले रहे हैं, गर्दा गर्दा मचा के पढ़ाइए ना, क्या दिक्कत है। अभी अभी देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। निश्चित घटना को संभव घटना भी कहते हैं और निश्चित घटना को असंभव भी कहते हैं, ठीक है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। मतलब प्रायिकता का मान 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, -5 नहीं हो सकता है, तो समझ में आ रहा ना। यह देखिए प्रायिकता का मान यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए किसी घटना घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का मान दोनों का जोड़ 1 आता है।
क्योंकि एक से बड़ा तो होता ही नहीं है। उसके बाद देख लीजिए, सिक्के को उछालेंगे तो कुल पहलू उसके दो होते हैं, परिणाम एगो हेड और टेल या हेड। दो दो सिक्के उछालेंगे तो चार आएगा, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। एक पासे को उछालेंगे तो 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। दो को पासे को उछालेंगे तो 36 आएगा कुल परिणाम। ताश में 52 पत्ते होते हैं, प्रत्येक पत्ते चार प्रत्येक पत्ते कितना होता है, 4 एक का से लेके लास्ट तक। उसके बाद यहाँ पे चिंगड़ी हो जाता है, इसको हम क्या करते हैं, चिंगड़ी कर देते हैं, चिंगड़ी। उसके बाद इसको कर देते हैं ईटिया, इसको कहते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसे कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके हम अपना बना लेते हैं। तो यह ताश का हो गया, इसमें पतई होता है, कितना पतई होता है, तो 52 पतई होता है, लाल रंग काला रंग सभी हो गया हमारा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके रोक के लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। पूरे देखिए, इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में ससुरा पूछने वाला नहीं है। बिहार बोर्ड के साथ साथ जनरल बोर्ड के एग्जाम देने जाइएगा ना, ससुरा सब के सब पूछेगा। तो एक बात याद रखिएगा दोस्त, सुबह में 5:50 जो क्लास लाइव होता है, और हमारा इवनिंग में डेली 6:30 यानी कि, या लगभग 7 बजे से डेली लाइव क्लास होता है। तो आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिए और पूरा एग्जाम का मजा लीजिए। कहा जाता है, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहोगे, तुझे तेरी टैलेंट से पहचान होगी। टैलेंट से पहचान होगी दोस्त, किसे, तो टैलेंट से। चलिए आज के लिए पुनः हम क्या करते हैं, साइंस का पूरा जो मेन टॉपिक है उसको हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद कवर करने वाले हैं, फार्मूला के रूप में जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।